नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग बात करेंगे प्रकाश केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग का चला था, बहुत दिन गैप हो गया। आज के बाद आपका रेगुलर क्लास आने वाला है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि रेगुलर आप क्लास मिलेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग जो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को देख चुके थे। तो चलिए आज हम लोग 8वां पढ़ेंगे। तो 8वां जो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या है, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था, सबसे पहला हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे क्या पढ़े थे, वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसके थर्ड हम लोग जो पढ़े थे क्या पढ़े थे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा जो पढ़े थे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। 5वां जो हम लोग पढ़े थे वो था उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छठा जो हम लोग पढ़े थे क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। नंबर 7 में जो हम लोग पढ़े थे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर हम लोग सबको अगर रिवाइज करना चाहें, एक बार पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले वाला हम लोग क्या पढ़े थे, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया कौन होता है, तो वैसी अभिक्रिया जो क्या कहता है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ मिला करके एक नया बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो या इसका बैक वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, पार्ट 2 है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या करता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। यानी इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है। तो उदाहरण के लिए क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिश्रण को अंधेरे में रखने पर उनके बीच जो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। क्लियर है। यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को का मिश्रण करेंगे, मिश्रण करने के बाद अगर आप इसको अंधेरे में रख देंगे तो इसमें क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होना है। यदि उस मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर है। उदाहरण आपके पास क्या लिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला जो हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है प्रभु, तो वो है पौधों, उसका दूसरा उदाहरण है। चलिए दूसरा उदाहरण क्या दिया हुआ है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्लियर है। यानी पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। इसमें हरे पौधे वायु में अवस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल का अवशोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करके अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर। जैसे यहाँ क्या लिया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद यहाँ 6 हाइड्रोजन ऑक्साइड है, उसको सूर्य के प्रकाश में रखा है तो क्या बना है, ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन गैस। क्लियर। उसी प्रकार इसका तीसरा जो उदाहरण है, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। क्या, सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड को क्या किया हम लोग, प्रकाश में रखे तो क्या हो गया, आपका सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। क्या, ये दोनों टूट करके अलग हो गया। ऐसे ही आचरण को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे आचरण को सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडीन भी कहते हैं। क्लियर है। उम्मीद है आप लोग को क्लियर होते चल रहा है, क्लियर होना भी चाहिए। कि देखिए, तो इसको अब ज़रा ये करने के लिए आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अब 9वां हम लोग ये पढ़ रहे हैं। 9वां में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। क्या, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। किसके साथ क्या होता है, ये साथ साथ, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाता है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग को नोट्स मिलेगा, आपको इसका पूरा आंसर क्वेश्चन भी हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। क्लियर। किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग कैसे होता है, जैसे कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को क्या किया, संयोग किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसी प्रकार क्या किया, गंधक को वायु में जलाने पर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्लियर है।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। सॉरी, अब हम लोग इसका ये दूसरा गंधक को वायु, इसको हम लोग पहले अपकरण को हम लोग देखते हैं। अपकरण अभिक्रिया। अपकरण क्या होता है बाबू? देखिए, अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन गैस का संयोग या किसी यौगिक के ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। क्लियर? यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन संयोग या उसकी किसी यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होगा, इसमें निष्कासन होगा। उसमें ऑक्सीजन का शोषण होता था, इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, जैसे यहाँ लिखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने पर फलस्वरूप क्या बनता है, जल बनता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया हम, संयोग मिलाए, एक साथ मिलाने का क्या हुआ, जल बना। बना कि नहीं बना? क्लियर है? क्लोरीन और हाइड्रोजन के संयोग होने पर क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। क्लियर है? उम्मीद है आपको क्लियर होते चल रहा है चैप्टर, है कि नहीं? चलिए बाबू, हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीकारक एवं अपकारक। क्लियर? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, क्या बोलता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है कि वो पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ। क्लियर है? यानी जब कोई भी पदार्थ क्या ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तब हमको क्या कह सकते हैं कि वह पदार्थ क्या गया, ऑक्सीकृत हुआ। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ के से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो कहा क्या जाता है कि वो अपकृत हुआ। क्या हुआ, अपकृत हो गया। क्लियर? जब कोई पदार्थ क्या था, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत। और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का निष्कासन है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अपकृत कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है वो अपकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे, यानी रिड्यूसिंग क्या कहेंगे, एजेंट कहेंगे। और जिस पदार्थ का अपकरण होता है उसे ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर? आप लोग को यहाँ तक समझ आ चुका है। तो अगला जो हम लोग अब पढ़ेंगे बाबू, चलिए हम लोग अगले की ओर चलते हैं। अब हम लोग दैनिक जीवन में यानी ऑक्सीजन का अपकरण का प्रभाव को देखेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन और अपकरण के प्रभाव को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है भोजन का पचना। क्लियर है बाबू? भोजन का पचना यानी डाइजेशन फूड। हमारे भोजन में मुख्यतः क्या होता है बाबू, हमारे यानी भोजन में क्या होता है बाबू, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है जो पाचन क्रिया से क्रम में ये स्टार्च अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। क्लियर? यानी कार्बोहाइड्रेट किसका काम करता है, ग्लूकोज बनाने में मदद करता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में अवस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। श्वसन छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और ऊर्जा से हमारे शरीर का ताप कायम रहता है। हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। जैसे में क्या हो गया यहाँ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों को संयोग किए हम, तो संयोग करने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। क्लियर है कि आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो बोलिए। तो चलिए, इतना के बाद हम लोग अब दूसरा पढ़ेंगे, भोजन का दुर्गंधित होना यानी फूड स्पॉइलेज। तो देखिए बाबू, भोजन में अवस्थित वसा और तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा अपसीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध या स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। कुछ उपायों द्वारा भोजन को दूषित या अभिप्रिय होने से रोका जा सकता है। पहला जो है, वसायुक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ यानी सिट्रिक अम्ल या लेसिथिन
जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। मिला देने से भोजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन एक हो जाता है ना, ऑक्सीजन एक हो जाता है, क्लियर। इससे आपका दुर्गंध नहीं आने वाला है। दूसरा जो होता है वह है, दूसरा मेथड सबके घर में होगा, वो घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उससे ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है, क्लियर है। यानी आपके अंदर, घर के अंदर, सबके अंदर फ्रिज है, फ्रिज में अगर आप इसको रख दीजिएगा तो भोजन से क्या हो जाएगा, बास वगैरह आना ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। आपको बास नहीं मिलने वाला है, उम्मीद है। तीसरा जो है, भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में ढक रखकर ऑक्सीजन को कम किया जा सकता है, क्लियर। चलिए हम लोग तीसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग संक्षारण यानी कोरोफ्यूजन। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु को ऑक्साइड बना देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु को ऑक्साइड बना लेता है उसे संक्षारण कहते हैं, क्लियर है। दहन की क्रिया यानी कम्बशन। हमारे दैनिक जीवन में दहन एक कई क्रियाएं रखती है, जैसे जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि का उपयोग। इन सभी पदार्थों को जलने के लिए ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया का प्रयोग होता है, क्लियर। दहन और ज्वाला। दहन किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं, क्लियर है। दहन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ होता है ऑक्सीजन में जलने पर क्या होता है, उसमें हमको सबसे पहले तो ऊष्मा मिलता है, ऊष्मा यानी गर्मी, और दूसरा क्या होता है, प्रकाश मिलता है। तो जलने की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन को वायु में जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा यानी और प्रकाश, क्लियर है बाबू। उम्मीद है आपका क्लियर होते चल रहा है। दूसरा जो उदाहरण इसका दिया है, वायु में गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, क्लियर है। जैसे यहाँ सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश बनाता है, क्लियर। चलिए दहन के हम इसके मतलब क्लियर बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बिंदु को भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यानी दहन में जो भी पदार्थ जलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, जैसे लकड़ी, कोयला आदि, क्लियर। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलते नहीं हैं, ये पदार्थ क्या था, अदहनशील या और ज्वलनशील कहलाता है, जैसे ईंट, पत्थर, बालू आदि। आपको दहनशील समझ में आ गया, यानी जो भी दहन में पदार्थ, जो पदार्थ जलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ। जो पदार्थ दहन में नहीं जलेगा उसे हम लोग अदहनशील यानी या अज्वलनशील भी कहेंगे। तो दहनशील का उदाहरण कैसे होगा, लकड़ी, कोयला आदि, और अदहनशील का क्या हो जाएगा, ईंट, पत्थर, बालू आदि, क्लियर है। उसके बाद हम लोग के पास हो जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में स्थित में दहन है। दहन की क्रिया पुनः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन कभी कभी ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है, क्लियर है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन से जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है। इस प्रक्रिया को ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होती है, जैसे Mg प्लस यानी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को जलाने क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है ना, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया और प्लस ऊष्मा और प्रकाश भी निकला। नोट, एक नोट है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होती है उसे दहन का अपोषक कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी दहन क्रिया में जो पदार्थ भाग नहीं लेता है यानी उसका सहायक नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन का अपोषक कहते हैं। दहन का अपोषक किसे कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं पूछ सकता है। तो जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होती है उसे दहन का अपोषक कहते हैं, क्लियर। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या, बाबू ये नोट्स है बाबू, समझिए ये आपका चाहे तो इसको एकदम पूरा क्लियर के साथ नोट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले आपको बहुत ही मेहनत से ये नोट्स को हमने रेडी किया है। तो दहन के लिए सबसे
पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, दहन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। क्या क्या है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें हैं। सबसे पहला जो है दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। क्या है, दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। नंबर 2 में क्या है, दहन की पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति। और तीसरा जो है वह ज्वलन ताप की प्राप्ति, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ज्वलन ताप कहलाते हैं। चलो ज्वाला के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ज्वाला का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम दिए हैं, इसको हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए बाबू, ज्वाला जो है सभी दहनशील गैस को जलने के बाद क्या होता है, ज्वाला उत्पन्न होता है, किंतु वह ठोस और द्रव ईंधन है, जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर उष्मा वाष्प बन जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या हम लोग बोलेंगे, केरोसिन एक द्रव है जो गर्म किए जाने पर क्या होता है, उष्मा देता है। इसी प्रकार मोम एक ठोस ईंधन है जो गर्म किए जाने पर क्या होता है, वाष्प बनता है। अतः केरोसिन को और मोम को जलाने पर क्या होता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। क्लियर है। इसी प्रकार क्या दिया, ईंधन को वायु में जलाकर, मतलब ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला पैदा की जा सकती है। इस ज्वाला की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उस वायु में अवस्थित ऑक्सीजन का कितना भाग ईंधन के में जलने में सहायक है। ईंधन के बारे में आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे मोमबत्ती की ज्वाला, यानी फ्लेमिंग ऑफ कैंडल। क्लियर। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। क्या बाबू, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मोम की बनी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका होता है, मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोम को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं, यानी कैंडल फ्लेम कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो कैंडल फ्लेम कहेंगे। उम्मीद है ये पीला एवं प्रकाशमान होता है। उसके ज्वाला का रंग पीला होने का कारण ये है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का दहन पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिसके कारण यानी कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। क्या पढ़ेंगे बाबू, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। देखिए मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल। कि हम लोग केंद्रीय मंडल के बारे में पढ़ते चलते हैं। ये नीला होता है। केंद्रीय मंडल कैसा होता है, ये नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प में रहते हैं। ये बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। देखिए हम इसमें इम्पोर्टेंट बात को लिखे हैं आपको पूरा समझ में आने के लिए, क्योंकि ये वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, इसलिए इस भाग को अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तीली के ले जाने पर तीली नहीं जलती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में चल रहा है। दूसरा जो पार्ट है मेरे पास वो क्या है, प्रकाशमान मंडल। क्या है, प्रकाशमान मंडल यानी लुमिनियस जन। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण अवस्थित रहते हैं। ये ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। क्लियर? क्या होता है, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है कि नहीं? इसमें जो क्या होता है, पीला प्रकाश निकलता है। इससे प्रकाश कैसा निकलता है, पीला। इसमें ज्वाला का ताप मृदुल यानी मॉडरेट रहता है। कैसा रहता है वो, मॉडरेट रहता है कि नहीं?
हम लोग तीसरा भाग को पढ़ेंगे, प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलेंगे? प्रकाशहीन मंडल। तो प्रकाशहीन मंडल क्या होता है बाबू? यानी नॉन लुमिनियस जन। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। यानी मोम का वाष्प का जो होता है पूरा तरह से दहन किसमें होता है? प्रकाशहीन मंडल में होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। ये ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। इसमें से हल्का लाल प्रकाश निकलता है। क्लियर? आपको प्रकाश के बारे में पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। आप नोट्स को लिखते चलिएगा। चलिए हम लोग लास्ट को बात को पढ़ते चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है इसके बाद? अभी हम लोग पढ़ेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन यानी CH4 C4H10 प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6 का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर क्या बनता है? जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसलिए पेट्रोल गैस क्या होता है? एक उत्तम ईंधन है। हम लोग कह सकते हैं पेट्रोल गैस क्या होता है? ईंधन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। दाब बढ़ने पर ये तीनों गैस आसानी से द्रवित हो जाती है। यानी जब दाब बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है? आसानी से द्रवित हो जाता है। इस द्रव को द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी शॉर्ट नेम इसको क्या बोलेंगे हम लोग? LPG कहते हैं। ये खाना बनाने के उपयोग में आने वाला सामान्य गैस है। LPG को जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या होता है? 2C4H10 13 ऑक्सीजन क्या होता है? 8 CO2 8 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 10 H2O प्लस ऊष्मा। क्लियर? देखिए उसके बाद हम लोग क्या इसमें भी है ये गैस क्या होता है? अत्यधिक क्या होता है? दहनशील है। इस गैस का लगभग 1 ग्राम 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध करा सकता है। समझे? इस गैस का लगभग 1 ग्राम जो होता है LPG का कितना ऊष्मा करेगा? 50 किलो जूल यानी कितना बाबू? 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध कराता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडरों में एक विशेष प्रकार का खराब गंधयुक्त एथिलीन मराकैप्टन यानी C2H5SH का अल्प मात्रा मिला दी जाती है, ताकि सिलेंडर में कहीं गैस का रिसव और उसका पता तुरंत चल सके। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ में आ गया। तो इसके बाद वाला हम लोग लेसन में क्या करेंगे बाबू? क्वेश्चन आंसर करने का प्रयत्न है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा प्रश्न को हम लोग हल करते चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।